प्रिय विद्यार्थियों, आज कार्मिक प्रशासन यूनिट का टॉपिक कार्मिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उस विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं। कार्मिक प्रशासन से तात्पर्य है प्रशासन में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारीगण। इसमें फोर्थ क्लास यानी चपरासी से लेकर जो सर्वोच्च अधिकारी होता है भारत का, वो सभी इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी सेवा से संबंधित हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, वैज्ञानिक हो, या विदेश सेवा में हो, वन विभाग में हो, एक्साइज में हो, पुलिस में हो, या फिर आर्मी में, किसी भी विभाग में कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर वो कार्यरत है तो उसके संदर्भ में जो सेवा शर्तें होती है, जैसे उनकी भर्ती कैसे होती है, भर्ती के बाद उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग के पश्चात उनको कैसे पोस्टिंग दी जाती है, पोस्टिंग के बाद उनका कार्य वर्किंग क्या होता है, फिर आती है सेवा नियम की आचार संहिताएं, उनका वेतनमान, और इसके पश्चात आती है अगर कहीं वो लापरवाही करता है तो उसे कैसे निलंबित किया जाए, भ्रष्टाचार या लाल फीताशाही के मामलों में उस पर कैसे कार्रवाई की जाए, उसको सस्पेंड किया जाए। इस प्रकार उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाती है। तो इनसे संबंधित सारे टॉपिक, प्रमोशन भी इसमें कार्मिक प्रशासन में आता है कि उनको प्रमोशन की प्रक्रियाएं क्या होगी, भर्ती की प्रक्रियाएं क्या होगी, ट्रेनिंग क्या होगी, किस प्रकार होगी, और पोस्टिंग के पश्चात उनके सेवा नियम कि आप किस प्रकार से काम करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, और अगर उसमें आप कहीं चूक हो जाती है या जानबूझकर आपसे त्रुटि की जाती है तो उस त्रुटि के लिए संविधान में या आचार संहिता में दिए हुए अनुसार आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। इस प्रकार इस पूरे कार्मिक प्रशासन पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम कार्मिक प्रशासन के संदर्भ में बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि कार्मिक प्रशासन की शुरुआत कब से मानी जाती है, इसकी प्राचीन काल में क्या व्यवस्था थी, अंग्रेजी काल में क्या व्यवस्था है, और वर्तमान समय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में काम कर रही है। श्री के.एम. पन्नीकर का मत है कि जब से प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध है, भारतीय प्रशासन में सुसंगठित सिविल सेवा रही है। प्राचीन काल में यह राजतंत्र, मोनार्ची का प्रतिनिधित्व करती थी। प्राचीन काल में, जैसा कि आप सब जानते हैं, राजतंत्र में राजाओं के शासन होते थे, लेकिन राजा अपना मंत्रिमंडल चुनता था और मंत्रिमंडल के आधार पर कई मंत्री और अमात्य होते थे। उनके नीचे कार्य करने वाले जो सेवक होते थे वो लोक सेवक कहलाते थे। जैसे वहां पर कोषागार अध्यक्ष होता था, ग्राम सेवक होता था, और रेवेन्यू अधिकारी होते थे, और इसके अलावा सेना से जुड़े अधिकारी होते थे, रसद सामग्री से संबंधित, तो इस प्रकार कृषि से संबंधित अधिकारी। तो ये जो अधिकारी और कर्मचारी और चपरासी जो लगते थे उस समय, उनको सिविल सर्वेंट कहा जाता था।
यानी कि कार्मिक प्रशासन, कर्मचारी वर्ग, जो राजतंत्र से ही भारत में विद्यमान है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में, कौटिल्य जिसका नाम भारतीय प्रशासनिक चिंतन में वर्ल्ड फेमस है, कौटिल्य जिसको चाणक्य के नाम से, आचार्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट के समय इनका काफी वर्चस्व है, क्योंकि ये किंग मेकर माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में कौटिल्य अर्थात चाणक्य, विष्णुगुप्त, आचार्य विष्णुगुप्त का ही योगदान है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ, जो उनका फेमस ग्रंथ है अर्थशास्त्र, में 3 प्रकार के कार्मिकों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में 3 प्रकार के कार्मिक कर्मचारी काम करते हैं। पहला है अधिकारी वर्ग, जो कि बड़े बड़े पदों पर विराजमान होते हैं, जो जैसे मुख्य सेना नायक, कोष नायक, रेवेन्यू अधिकारी, कृषि अधिकारी। इस प्रकार से ये जो अधिकारी होते हैं हर विभाग के, वो अधिकारी लेवल में माने जाते हैं। जैसा कि वर्तमान में आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, ये टॉप की श्रेणियों में आते हैं। सेनाध्यक्ष, तो इनको अधिकारी वर्ग में शामिल किया जाता है, जिसे आज हम गजेटेड ऑफिसर भी कहते हैं। सेकंड लेवल पे आता है लिपिक लेवल, जो कि कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी कहलाते हैं, जैसे एलडीसी, यूडीसी, सेक्शन ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव तक इसमें जाते हैं। तो इनको जो बाबुओं का काम करते हैं, जो फाइलों पे काम करते हैं, उनको लिपिक वर्ग दूसरी श्रेणी कौटिल्य ने नाम दिया। थर्ड है सेवक। सेवक के रूप में जैसे बगीचा संभालने वाला, या चपरासी, या सभी को सूचना देने वाला, गांव में फेरी लगाने वाला, या चौकीदार के रूप में काम करने वाला, इस प्रकार से कई सेवक अपनी सेवाएं देते थे। इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ में इन 3 प्रकार की लोक सेवाओं का विस्तार से वर्णन किया है। कंपनी शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको सबको पता है, विदित है कि 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के उद्देश्य से सूरत से प्रारंभ हुई। इससे पूर्व भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था, किंतु विदेशी आक्रमणों और अंग्रेजों के भारत में आधिपत्य के बाद भारत में निरंतर गुलामी के कारण अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में कमजोरी दिखाई दी, और आज भी हम उस व्यवस्था से पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्मिक प्रशासन के 2 वर्ग हुआ करते थे। 2 प्रकार के कार्मिक हुआ करते थे। पहला है कॉन्वेंट और दूसरा है नॉन कॉन्वेंट। कॉन्वेंट अधिकारी वो होते थे जिसमें अंग्रेजी अधिकारी शामिल होते थे, जैसे गवर्नर जनरल, गवर्नर, उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी होते थे। ये अधिकारी कंपनी के उच्च पदों पर काम करते थे, अर्थात समस्त भारत के जो उच्च वर्ग थे, जो उच्च पद थे, उन पर इन कॉन्वेंट अधिकारियों का वर्चस्व था, एकाधिकार था, और भारत में सारे निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाते थे। और चूंकि ये
अंग्रेजी सैनिक होते थे, अंग्रेजी अधिकारी होते थे, अंग्रेजी अधिकारी डॉक्टर सब होते थे। अतः ये भारतीयों पर विशेषकर निम्न श्रेणी के मानते थे। भारतीय नागरिकों को उनके साथ अत्याचार और शोषण इनका मुख्य कार्य हुआ करता था। दूसरा वर्ग है नॉन कॉन्वेंट अधिकारी वर्ग। इस सेवा के अंतर्गत इन अधिकारियों में भारतीय अधिकारी शामिल थे जो भारत से ही चुने जाते थे। जिस प्रकार कॉन्वेंट अधिकारी और कर्मचारी अंग्रेज होते थे, उनकी नियुक्तियां अंग्रेजी होना कंपलसरी थी और वो मुख्य पदों पर होते थे और सारे निर्णय प्रशासन के उन्हीं के द्वारा किए जाते थे। तो उनके निम्न लेवल की जो कर्मचारी कार्मिक वर्ग होता था उसे नॉन कन्वेंट कहा जाता था और ये इसमें भारतीय नागरिकों को शामिल किया जाता था। ये लेकिन कॉन्वेंट अधिकारी के अधीन ही काम करते थे। नॉन कॉन्वेंट अधिकारी कॉन्वेंट अधिकारियों के नीचे काम करते थे, अर्थात जो अंग्रेजी अधिकारी होते थे, जो अंग्रेज होते थे ब्रिटिश शासन के, वो भारतीय जो शासक होते थे, जो अधिकारी और कर्मचारी होते थे, वो उन्हीं के नियंत्रण और सुपरविजन में काम करते थे। अर्थात सर्वोच्च लेवल पर कॉन्वेंट अधिकारी और निम्न लेवल पर भारतीय अनकॉन्वेंट नॉन कॉन्वेंट अधिकारी होते थे। 1806 में भारत में हेलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई। हेलीबरी कॉलेज, और उसके पश्चात 1887 में एचिसन आयोग की अनुशंसा पर, एचिसन आयोग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना है कि 1887 में भारत में एचिसन आयोग की अनुशंसा पर 3 लोक सेवाओं का वर्गीकरण किया गया। 3 प्रकार के कार्मिक, 3 प्रकार की लोक सेवाओं का वर्गीकरण किया गया। पहला है इंपीरियल सेवाएं, दूसरा है प्रांतीय सेवाएं और तीसरी अधीनस्थ सेवाएं। जो इंपीरियल कैटेगरी की सेवाएं होती थी उसमें सर्वोच्च अधिकारी होते थे, वो सामान्यतः ब्रिटिश अधिकारी ही होते थे, जो जिनके नियंत्रण में प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाएं कार्य करती थी। जिस प्रकार से कौटिल्य ने 3 वर्गों का वर्णन किया है अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में, अधिकारी लेवल, लिपिक वर्ग और सेवक वर्ग, उसी प्रकार से एचिसन आयोग की सिफारिश के आधार पर भारत में भी 3 प्रकार के सेवाओं का वर्गीकरण किया गया। पहला हम बात करें इंपीरियल सेवाएं, जो कि पूरे भारत में लागू होती थी और इसमें सामान्यतः बड़े अधिकारी होते थे और ये सीधे अंग्रेज होते थे और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करते थे। दूसरी सेवाएं थी प्रांतीय सेवाएं। स्वाभाविक है कि इंपीरियल सेवाएं से निम्न कोटि की सेवाएं जो प्रांतीय सेवाएं मानी जाती है, इसमें भारतीयों को भी लिया जाता था। और थर्ड है अधीनस्थ सेवाएं। इसमें निम्न श्रेणी के अधिकारी नियुक्त होते थे, जैसे एलडीसी, यूडीसी, चपरासी, टीचर्स इत्यादि वगैरह। 1912 में इस्लिंगटन आयोग ने भारतीयों व अभारतीयों को समान वेतन देने की संतुष्टि की। 1912 से पूर्व भारत में जो सेवाएं थी उसमें अगर एक ही पद पर अगर भारतीय है या अंग्रेज है तो दोनों को वेतन अलग अलग दिया जाता था। अर्थात अंग्रेजों को अधिक वेतन दिया जाता था, जबकि भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। इसी आधार पर 1912 में इस्लिंगटन आयोग ने अनुशंसा की कि भारतीयों और अभारतीयों अर्थात अंग्रेजों को
समान वेतन दिया जाए। और 1923 में ली कमीशन ने उच्च सेवाओं में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का सुझाव किया। 1923 में एक और परिवर्तन हुआ कि भारतीयों को भी उच्च पदों पर स्थापित किया जाए। ये लो कमीशन 1923 में उच्च सेवाओं में अधिकारी वर्ग में भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस बात की अनुशंसा की गई। और 1953 में मनोनयन का अंत कर दिया गया, क्योंकि कर्मचारियों का मनोनयन किया जाता था। भर्ती प्रणाली, प्रशिक्षण प्रणाली ये पारदर्शी नहीं हुआ करती थी और इस कारण से भारतीय प्रशासन की जो उस वक्त का कार्मिक वर्ग था वो अत्याचार और अन्याय शोषण का परिकाष्ठा करता था। तो 1953 से मनोनयन का अंत हुआ और प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ। तो भारत में लोक सेवकों को भर्ती की जो प्रक्रिया अपनाई गई, प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा, कंपटीशन एग्जाम के द्वारा, वो है 1953। वहां से भारत में भारतीय सेवाओं में कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती प्रणाली को अपनाया गया। और 1974 में कोठारी कमीशन के सुझाव पर आईएएस, जो भारतीय प्रशासन की सबसे टॉप सेवा होती है, इंडियन सिविल सर्विस, जिसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस होते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, उनमें कोठारी आयोग के सुझाव पर 1979 में प्रारंभिक परीक्षा शुरुआत की गई। अर्थात पहले आईसीएस में प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसमें जो क्वालिफाइंग होंगे वो मेन एग्जाम देंगे और मेन एग्जाम में जो अभ्यर्थी टॉप करेगा वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू में जो पास होगा और जो एग्जाम में दोनों के मार्क्स जोड़कर जो टॉप लेवल पे होंगे उनको अधिकारी बनाया जाता था और उस क्रम से बनाया जाता था। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम भारत में कर्मचारियों की भर्ती। थैंक यू, धन्यवाद।